हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएस रोल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम 2.7 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉब्लम 2.7 पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक किए थे। उसके बाद जो है 6 हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियो बीएस रोल। चलिए आज का प्रॉब्लम खत्म करते हैं। 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर पढ़ते हैं पहले। सो दैट इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस तीन इक्वेशन इसमें हैव ए यूनिक सोल्यूशन। इफ लैम्डा इक्वल टू -5 सो दैट द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट डिटरमाइन द सोल्यूशन इन ईच केस। यानी हमें दिखाना है कि लैम्डा -5 को छोड़ के इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में रखने पे हमें सोल्यूशन यूनिक मिलता है। और ये भी दिखाना है यदि अगर लैम्डा -5 हो, ठीक है, इक्वल टू -5 हो, तो हमें दिखाना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट तो होगा। तो उस केस में हमें सोल्यूशन निकालने हैं, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। चलो फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में ये तीन इक्वेशन दिए हैं। तीनों इक्वेशन को हमको लिख देना है। उसके बाद हमें सोल्यूशन पे जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है। तो यहाँ से हमें जो है मैट्रिक्स लिखना है। ये इक्वेशन फॉर्मेट में है, हमें मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ पे देखो, इससे जो है हमने यहाँ पे ये मैट्रिक्स तैयार कर लिया दिस, और यहाँ पे एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है वो, और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, यानी इस इक्वेशन फॉर्मेट को मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। और यहाँ से हमें ए मिल गया, और इसमें इस लाइन को जोड़ देने से, यानी इस कॉलम को जोड़ देने से हमें के मिला, जिससे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हमें के का रैंक निकालना है, जिसके लिए हमें इसे ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। दिस ये चार एलिमेंट्स को हमें जीरो करना होगा। कम से कम इस तीनों को तो जीरो करना ही होगा। तो उसके लिए हम इस मैट्रिक्स को लेंगे और वो ऑपरेशन लगाएंगे। उसके बाद जो है हम इसे ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाया और ये दोनों जीरो हो गया। अब इसे जीरो करना है, इसके लिए मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया, तो ये जीरो हो गया। आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो, ये अब तीनों एलिमेंट्स जीरो हो गए। ऐसे जीरो नहीं किया जा सकता क्योंकि इसी का वैल्यू हमें निकालना है लैम्डा का, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इससे ज़्यादा जीरो अब नहीं किया जा सकता इसको। अब यहीं से हम जो है ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो आपका ए वाला एरिया होता है वो आपका ए होता है, तो इतना हम निकाल लिए इसमें से। और जो आपका बचा वो पूरा का पूरा के होता है। के को ही हम लिए थे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, और उसी को ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। तो ये हमारा हो गया ए और के। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें जो है कंडीशन चेक करने हैं। हमें बोला गया इक्वेशन में, क्वेश्चन में दिया गया यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन दिया गया है। तो थियरी पार्ट में मैंने बताया था कि यूनिक सोल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ के इक्वल होना पड़ेगा, और साथ में एन जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसके इक्वल होना पड़ेगा। यानी रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ के और एन तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, तीनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो तीनों का वैल्यू क्या है। तो इसके लिए पहले आपको एन चेक करने हैं। तो एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, तो एक्स वाई जेड इस इक्वेशन में आपके वेरिएबल्स हैं। देखो इसमें एक्स वाई जेड आपके तीन वेरिएबल्स है, यानी एन इक्वल टू आपका 3 है। तो यहाँ पे एन इक्वल टू 3 है, तो आपका रैंक भी 3 होना चाहिए, तभी आपका यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन फुलफिल होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से आप देखो, लैम्डा प्लस 5, यहाँ पे देखो लैम्डा प्लस 5 यहाँ पे लिखा गया है। तो लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0 करते हैं। अगर ये पार्ट 0 हो गया, अगर ये पार्ट 0 हो गया तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखो, अगर ये पार्ट 0 हो गया तो रैंक 2 आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा पूरी तरह से रो। तो आपका दिस नॉन जीरो 2 नॉन जीरो होंगे तो 2 रैंक आएंगे। तो ए का रैंक 2 आएगा, और सेम इसी तरह से यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इसका भी रैंक 2 आएगा। तो रैंक हमें 2 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि एन हमारा 3 है, तभी हमारा यूनिक सोल्यूशन का जो है यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होगा। तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको इस साइड भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। तो हमें -5 नहीं लाना है। अगर -5 लैम्डा आ जाए तो ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा। इस कारण से ये हम देख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू नॉट इक्वल टू -5 की कंडीशन में हमें क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, आप क्लियरली समझ पा रहे हो फ्रेंड्स। अब यहाँ पे -5 के अलावा यहाँ पे कुछ भी रखो, लैम्डा का वैल्यू आपका यूनिक सोल्यूशन के लिए फुलफिल करता है। बस आपको याद रखना है यहाँ पे -5 नहीं रखना है। -5 नहीं रखोगे तो आपका यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन फुलफिल हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ भी लिख सकते हैं, प्रूफ, ठीक है, प्रूव्ड। ओके, अब हम दूसरा इसी में एक और क्वेश्चन है कि लैम्डा -5 रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू -5 ये हमें रखते हैं। तो फ्रेंड्स जब लैम्डा -5 रखेंगे इस ए में तो देखो क्या होगा, ए का हाल देखो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो जस्ट आपका यहाँ पे 3 0 0, उसके बाद -1 -7 0, अब 4 ये 13, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो 0, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स के होगा, ये कोमा दो, के को भी लिख देंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे के पे लिया, यहाँ पे देखो 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे -5 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे ये नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो, लेकिन ये जीरो, ठीक है, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, लेकिन ये जीरो। तो यहाँ पे देखो 2 नॉन जीरो रो है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 नॉन जीरो रो है। तो रैंक ऑफ ए आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, और रैंक ऑफ आपका के क्या मिलेगा यहाँ पे, जो कि आर मान लो तो ये 2 मिलेगा आपको, 2 रैंक मिलेगा। अब जो है एन देखोगे तो एन कितना है फ्रेंड्स, एन आपका 3 है, एन तो 3 है, नंबर वेरिएबल आपके 3 है, ठीक है। तो एन आपका 3 है यहाँ पे, तो जो कि 2 से क्या है, लेस है, ग्रेटर है, ठीक है। 2 से आपका ग्रेटर है, मतलब 2 लेस है, 2 लेस देन 2 ग्रेटर देन 3, तो 3 यहाँ पे बड़ा है 2 से। तो जब भी जो है एन ज़्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ रैंक से जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल जब भी नंबर ऑफ रैंक से बड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में कौन सा कंडीशन बनता है फ्रेंड्स, सोल्यूशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन बनता है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब आपके बुक में ये बोला गया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, एक के केस में भी आपको जो है हर केस में, मतलब जो भी केस आए, ऐसा बुक में लिखा है क्वेश्चन में 6 नंबर में, जो भी केस है उस केस में आप XYZ का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे हमें निकालना है, चलो निकालते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको फिर से सेम जैसे हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट की तो स्टार्टिंग में वैसे करेंगे। तो इसको लेंगे यहाँ पे 3 0 0 -1 -7 0 और 4 13 0, ओके। यहाँ पे हम दे देंगे वेरिएबल XYZ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है लास्ट वाला जो कांस्टेंट नंबर उसको लिखेंगे, जो बचा खुचा देखिए यहाँ पे 390 बचा है, 390, ठीक है। अब फाइनली हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो पूरी तरह से 0 है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - y + 4 इक्वल टू कितना है 3, ठीक है। तो ये 4z है, ओके। सेम इसी तरह से इसको सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो x × 0 आपका ये 0 हो जाएगा, और y -y, ठीक है, -7y, उसके बाद z, और z आपका 14z इक्वल टू फ्रेंड्स यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि पूरी तरह से 0 0 है, तो इक्वेशन यहाँ पे इसको 1 बोलो। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो y का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे y का वैल्यू आप निकालोगे -7, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, इसको इसको इस साइड भेज दो, मैंने इनको इस साइड भेज दो, 13z इस साइड ही रख गया, और 9 - 9 प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 7y, ठीक है। अब ये 9 को इस साइड भेज दो, तो यहाँ पे देखो इस साइड आप लिखोगे इसको 7y को जैसे अरेंज करके लिखना, लिखो 13z, ये 9 इस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से y का वैल्यू आएगा 13z - 9 डिवाइडेड बाई 7। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया। अब यहाँ से आपको नंबर एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ पैरामीटर कैसे निकालोगे, तो आपको ग्रेटर में से n में से आपको r को घटाना होता है, तो n आपका 3 है यहाँ पे और r आपका 2 है, ठीक है। तो ये हो गया 1, एक पैरामीटर से काम चल जाएगा इसका मतलब। तो यहाँ पे एक पैरामीटर ले लो, तो यहाँ पे ले लो z इक्वल टू, आप यहाँ पे के ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, PEC जो लेना है अपने से। तो हम z इक्वल टू के लेते हैं, तो y इक्वल टू फाइनली हम लिखे, तो y इक्वल टू 13k - 9 डिवाइडेड बाई 7, ओके। y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं किस में, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को, y के वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो 3x - y है आपका, तो y का पूरा आ जाएगा यहाँ पे 13z - 9 डिवाइडेड बाई 7, ओके, और फिर 4z इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे,
तो फिर फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा 12 माइनस 15 जेड डिवाइडेड बाई 21। अब जेड की जगह यहाँ पे क्या है, के। अब के रख दो तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 15 के डिवाइडेड बाई 21। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलता है, ये y का वैल्यू, और फिर z का वैल्यू यहाँ पे है k, ठीक है। तो इस तरह से जो है जैसे से यहाँ पे वैल्यू k का चेंज होगा, x का वैल्यू चेंज होगा, y का, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इस तरह से आते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड 7 नंबर क्वेश्चन, सो दैट द इक्वेशन दिस, ये 3 इक्वेशन है आपके सामने, बोला गया कि डोंट हैव ए सोल्यूशन अनलेस a प्लस सी इक्वल टू 2b, दैट इज a b c आर इन ए पी। अब ये बोल रहा है कि आपके सामने 3 इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैं आपके, ठीक है, वो तब तक आपके सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, उसके सोल्यूशन नहीं होंगे जब तक a प्लस सी इक्वल टू 2b नहीं हो जाता। अगर a प्लस सी इक्वल टू 2b नहीं होता है तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो ही कोई सोल्यूशन होता है। तो चलो इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 इक्वेशन आपके क्वेश्चन में दिए हैं, 3 इक्वेशन मैंने लिख लिए। अब इससे हम जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे, यानी इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में एक लाइन और जोड़ देंगे कांस्टेंट नंबर का, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। इसमें ए बी है, तो अब इसका हम रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन। याद रहे फ्रेंड्स, हमें क्या करने होते हैं, अपर ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है, यानी दिस ये 4 एलिमेंट हमें जीरो करने हैं। तो हम जो है जीरो करेंगे इसको, इसके लिए ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन मैंने लगा दिया, ये 2 R2 में और R3 में। उसके बाद कुछ इस तरह से ए बन गया, ये 2 एलिमेंट जीरो। उसके बाद ये दोनों बाकी हैं, तो यहाँ पे मैंने R3 में ऑपरेशन लगाया और इस तरह से ये भी दोनों जीरो हो गए। तो 1 2 3 4 चारों जीरो हो गए। अब इससे ज़्यादा जीरो नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ से पता चलेगा ए है हमारा, ए वाला ए मैट्रिक्स है और पूरे का पूरा के मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से, तो हमें क्या फ्रेंड्स, अगर हमें देखना है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है डोंट हैव ए सोल्यूशन, उस केस को चेक करना है, तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे दोनों का रैंक बराबर नहीं आना चाहिए। ये वाला जो एरिया आपका ए है, तो इसका रैंक आप चेक करो, तो ये तो जीरो आपका है, ठीक है, ए नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ ए देखा जाए, ठीक है, रैंक ऑफ ए देखा जाए तो ये आपका 2 है, ठीक है। अब देखो रैंक ऑफ के देखो, अगर ये जीरो नहीं है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये 3a माइनस 6b प्लस 3c, अगर ये जीरो नहीं आता है, ठीक है, कुछ वैल्यू आता है, जीरो छोड़ के कुछ वैल्यू आता है, तो ये नॉन जीरो रो हो जाएगा, ये भी नॉन जीरो रो हो जाएगा और ये भी नॉन जीरो रो हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो रैंक ऑफ के देखा जाए तो इक्वल टू 3 हो जाएगा, अगर ये जीरो नहीं है तो इस केस में आप देख लो ध्यान से, रैंक ऑफ के दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ नॉट इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। जब दोनों का रैंक सेम नहीं होता है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अगर ये पार्ट जीरो हो जाए तो ये पूरी तरह से इक्वेशन का सोल्यूशन निकलेगा, भले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकले, लेकिन सोल्यूशन तो निकलेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3a माइनस 6b, ठीक है, प्लस 3c, 4 सोल्यूशन, यहाँ पे लिख दो 4 सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो। अगर सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए इक्वेशन का, तो 3a माइनस 6b प्लस 3c इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप आसानी से 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन करके इस साइड भेज दो, 0 हो जाएगा, तो a माइनस ये 2b हो जाएगा, ये आपका c इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पे अब 2b को इस साइड भेजो तो a प्लस सी बचेगा, इधर बचेगा 2b, ठीक है। तो आप देख सकते हो a प्लस सी इक्वल टू 2b आ गया। अगर a प्लस सी इक्वल टू 2b नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो फ्रेंड्स ये हमारा इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट होता, यानी कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो हम देख सकते हैं आसानी से कि a प्लस सी इक्वल टू 2b होना ज़रूरी है फॉर सोल्यूशन के लिए, ठीक है। अदरवाइज अनलेस इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो देख सकते हैं कंडीशन फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये प्रूव होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द इक्वेशन दिस 3 इक्वेशन इसमें आर इनकम्पैटिबल मतलब इनकन्सिस्टेंट ही समझो, ठीक है। c इक्वल टू 74 मतलब c का वैल्यू जब तक 74 ना आ जाए
तब तक ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकम्पैटिबल है यानी इनकन्सिस्टेंट है, एंड इन दैट केस द इक्वेशन आर सेटिस्फाइड बाय दिस 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 दिस। ठीक है, अगर फ्रेंड्स ये भी सेटिस्फाइड करना है क्योंकि सी इक्वल टू 74 हो गया, तो इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा इन्फिनाइट आएगा। तो इन्फिनाइट आएगा तो उस केस में ये फुलफिल होगा। एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमें पैरामीटर जो कि टी है, उसे लेते हुए हमें ये फुलफिल करना है, ये लाना है। ठीक है, प्रूव करते हैं चलो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं। अब हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देखो इसमें ए भी इंक्लूडेड है इसलिए के लिखा जाता है। अब के का रैंक निकाल लेते हैं हम लोग तो ऑटोमेटिक इस ए का निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे और एक लाइन जोड़ देने से हमें ऑगमेंटेड मिल जाता है। अब इसका रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 ये 4 एलिमेंट को 0 करेंगे यानी अपर ट्रिएंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे रो ऑपरेशन, सिर्फ याद रहे रो ऑपरेशन ही लगाने, कॉलम मत लगा देना। ठीक है, तो मैंने ये 2 ऑपरेशन लगाए R2 और R3 में, तो उसके बन गया। उसके बाद R3 में एक और ऑपरेशन लगा दिया जिसका ये 1 2 3 एलिमेंट 0 हो गए, जो कि करना था हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसे हम 0 नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला गया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकम्पैटिबल है जब तक C इक्वल टू 74 नहीं आ जाता। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो ध्यान से आप देखो, यहाँ पे लाइन खींचते हैं, ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये पूरा के मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका रैंक चेक करो 1, यहाँ पे देखो एक नॉन जीरो 2 नॉन जीरो है, ये तो पूरी तरह से 0 है। ठीक है, ये पूरी तरह से 0 है, तो ये आपके 0 है, तो ये नॉन 0 रो है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए देखा जाए तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब रैंक ऑफ के देखो, रैंक ऑफ के देखो, तो रैंक ऑफ के आप चेक करोगे तो नॉन जीरो अगर ए 0 नहीं होता है, सपोज करो 0 नहीं होता है, तो कोई ना कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, 5C माइनस 370 का वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहा है, सपोज करो 0 नहीं होता है, तो इस कंडीशन में इसका रैंक क्या होगा 3। तो ए का रैंक की का रैंक से मैच ना कर रहा है, तो ए का रैंक नॉट इक्वल टू के का रैंक। ठीक है, तो इस केस में जब रैंक सेम नहीं होता है तो ये क्या होता है इनकन्सिस्टेंट। ठीक है, इनकन्सिस्टेंट बोलो, ठीक है, या इनकम्पैटिबल बोलो, ठीक है, जो बोलना बोलो। तो इस तरह से ये इनकन्सिस्टेंट या इनकम्पैटिबल होगा कब, जब इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर इसका वैल्यू 0 होगा 5C माइनस 370, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर इसका वैल्यू 0 होगा पूरा का, तो यहाँ से देखो C का वैल्यू निकालते हैं, तो 5C इक्वल टू 370, तो ये जो है 74 टाइम्स में कट जाएगा, तो C का वैल्यू यहाँ पे 74 आएगा। यानी C का वैल्यू 74 इसमें रखने से ये पूरी तरह से 0 हो जाता है। अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि रैंक ऑफ के भी यहाँ पे 3 की जगह 2 आएगा। ठीक है, अब 2 आ गया तो यहाँ पे A और यहाँ पे A के यहाँ पे दोनों आपके 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो लिख सकते हैं रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दोनों का रैंक सेम जो कि 2 हो जाएगा अगर C इक्वल टू 74 आता है तो। अब इस केस में ये क्या होगा, अब हम ए जो है एन चेक कर लेते हैं। देखो एन यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 एन है। अब हमें सोल्यूशन भी तो निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया सोल्यूशन भी निकालो, सोल्यूशन भी निकालो। तो देखो इस केस में रैंक जब बराबर हो जाता है तो आगे प्रोसेस हो पाता है, रैंक जब बराबर नहीं होता है तो आगे प्रोसेस बंद हो जाता है, वहीं पर स्टॉप करके आंसर बता दिया जाता है कि भाई इनकन्सिस्टेंट है, कुछ नहीं हो सकता, सोल्यूशन नहीं है। तो अब तो इक्वल आ गया, सोल्यूशन तो है। तो एन आपका कितना है 3 है, एन 3 है, लेकिन रैंक कितना है, रैंक आपका 2 है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आर जो है लेस है किससे, एन से, क्योंकि 2 जो है लेस है 3 से। ओके, तो इस केस में जब ऐसा केस जनरेट होता है तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन अपीयर होता है। ठीक है, जब भी रैंक कम आता है नंबर ऑफ वेरिएबल से, ठीक है, तो उस केस में हमारे सामने आता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब हम सॉल्व करते हैं तो उस समय एक पैरामीटर लेना होता है। कितने पैरामीटर लेने होते हैं ये चेक करने के लिए आपको एन में से आर को घटाना होता है। तो एन आपका 3, आर है 2 इक्वल टू 1, एक पैरामीटर आपको लेने हैं। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे इफ़ सी इक्वल टू 74, तो आप देखो यहाँ पे रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ के इक्वल टू आर मान लो, तो वो आ रहा है आपका 2, ठीक है। और एन चेक करो तो एन आपका जो है 3 है, तो यहाँ पे लेस का साइन लगाओ और एन यहाँ पे 3, ठीक है।
तो देख सकते हो 2 जो है कम है n से, तो इस तरह से जो है लेस है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंसिस्टेंट तो होता है, ठीक है, कंसिस्टेंट एंड क्या, इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पे लिख दो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो हमें सोल्यूशन निकालना होगा, चलो निकालते हैं। इसके लिए जो हमने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था उसको लेंगे, इसको अब हम लेंगे और इससे हम जो है सोल्यूशन निकालेंगे अपना एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हमारा ए है, तो चलो ये हमारा ए है, ये हमारा जो है इसको जोड़ने से के बना है, तो ये कांस्टेंट वाला है, चलो इसको लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखेंगे उस मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, हमारा आया था 5 0 0 3 -14 0 और 2 -21 0, ठीक है। यहाँ से वेरिएबल लिख देंगे एक्स वाई जेड, उसके बाद जो है कांस्टेंट नंबर जो कि 12 14 और यहाँ पे 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वैल्यू था, देखो यहाँ पे जो वैल्यू था फ्रेंड्स 5c माइनस 370 आपका जो वैल्यू था यहाँ पे, ये तो 0 हो गया, क्योंकि c का अब जो वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 74 रख रहे हैं, 74 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसी कारण मैंने कांस्टेंट में यहाँ पे 0 कर दिया, ओके क्लियर। अब जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे करके, तो x को पहले रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और 3y प्लस 2z इक्वल टू फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है 12, ठीक है। दूसरे को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू एक्स क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, इसको लिखना जरूरी नहीं है। y यहाँ पे -14y, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे z से मल्टीप्लाई तो -21z इक्वल टू क्या है 14 है, ओके। अब इसको इक्वेशन 1 बोल दो, अब इसको सॉल्व करो, y का वैल्यू निकालो, और फ्रेंड्स इसको आप इक्वेशन 2 बोल लो। अब देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन में दिया गया x इक्वल टू 2 + t, ठीक है, y इक्वल टू दिया गया 2 - 3t और z इक्वल टू आपका दिया गया -2 + 2t। अगर x y z ये तीनों का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में रखते हैं और हमारा फुलफिल हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है ये दोनों इक्वेशन, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो वैल्यू x y z का निकाला गया है t के फॉर्मेट में वो सही है, ठीक है। तो चलो इसको हम रखते हैं, तो हम तीनों का वैल्यू पुट करते हैं पहले 1 में, पुट इन 1 फर्स्ट इक्वेशन में रखो, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी जो वैल्यू है उसको रख दो, जैसे x के जगह पे 2 + t रखने हैं आपके, ओके। अब +3 y के जगह 2 - 3t 2 - 3t, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स प्लस है तो प्लस आपके बाद 2 है, ठीक है। z का वैल्यू है -2, यहाँ पे -2 है, -2 + 2t और इक्वल टू 12। अब फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + 5t + 6 - 9t -4 + 4t इक्वल टू 12, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये आपके कट जाएंगे, 5 और 9 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको और 10 6 16 16 में से 4 गए 12 12 इक्वल टू 12, तो अब देख सकते हो LHS RHS के इक्वल है, तो ये तो सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेटिस्फाइड, ठीक है भैया। पहला इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। दूसरा इक्वेशन अब सेम चीज पुट करते हैं, सेम वैल्यू और वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 2, अब 2 में रखते हैं, इसमें सेम थिंग, तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे x तो है नहीं, इसमें y है, तो -14 y का वैल्यू रखेंगे, तो y का वैल्यू है 2 - 3t, ओके, और -2, उसके बाद देखो 21 है 21 और z का वैल्यू यहाँ पे है, तो z का वैल्यू -2 + t इक्वल टू 14। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से -28 + 42 और t + 42 - 42t इक्वल टू 14, ये कट जाएगा, और यहाँ पे 42 में से 28 जाएगा तो ये हो जाएगा 14 और इधर भी 14, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाइड होता है फ्रेंड्स पूरी तरह से। तो देख सकते हैं हमारा LHS RHS के इक्वल यहाँ पे भी आया, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों तरह से सेटिस्फाई हो गया जो आपका दिया गया, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया फाइनली। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन दिस
are consistent and find the value of x and y corresponding to each of these value of lambda। तो फ्रेंड्स ये 9th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लैम्डा का वैल्यू निकालिए आप दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए जिसमें ये बताया गया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है, ठीक है, इस केस में आप लैम्डा का वैल्यू निकालिए और लैम्डा का वैल्यू निकालने के बाद एक्स वाई का भी वैल्यू निकालिए। लैम्डा का जितना भी वैल्यू आएगा सबके लिए आपको एक्स वाई निकालने हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कंसिस्टेंट का मीनिंग आ गया यहाँ पे, तो दो कैसे आएंगे, यूनिक सोल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो दोनों केस में अगर यूनिक सोल्यूशन आता है तो भी आपको एक्स वाई के वैल्यू निकालने हैं, अगर आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है तो भी निकालने हैं और आपको इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन मिलता है तो भी आपको निकालने हैं। तो फ्रेंड्स 9th क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ, करना आप ही को है, कुछ तो करो यार, आप भी तो कुछ करो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में इस तरह से कुछ लिखा गया है, तो इसको जो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, जो कांस्टेंट नंबर है उसको इक्वल के इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ से ए मैट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। ये देखो ये आपकी एक्स और वाई ही यहाँ पे सॉरी वेरिएबल्स हैं, दो ही वेरिएबल्स है इसमें, तो यहाँ पे आपके ए बनते हैं, ठीक है। कांस्टेंट इस साइड ले जाने के बाद आपकी ये दो बनते हैं, तो इस तरह से 3 आपके रो बनते हैं और सेम आपको कांस्टेंट नंबर ऐड करने से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है जो कि कुछ इस तरह से बनना है। अब इसका आपको रैंक निकालना है, रैंक आप इस तरह से निकालना, इसमें दो ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर जो आपका एलिमेंट्स है उसको जीरो करना है। देखो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर इसमें कन्वर्ट करना आता है इसे, तो यानी ये और ये 3 एलिमेंट्स को आपको जीरो करने हैं, तीनों को आप जीरो करो, ठीक है। जीरो जैसे ही करोगे तीनों को तो आपके सामने रैंक निकल के आएगा, आप उसका रैंक चेक करना, इन्फिनाइट आ रहा है, ठीक है, या यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, लैम्डा का वैल्यू निकालना। लैम्डा का वैल्यू निकालने के बाद जो लैम्डा का वैल्यू आएगा, एक आएगा तो एक, दो आएगा तो दो, तो हर लैम्डा के वैल्यू के लिए आप एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करो। फ्रेंड्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, करो आप, आपसे नहीं होता है तो कमेंट करना, हम कर ही देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ध्यान से, देखोगे 9th में, तो ये देखो आंध्रा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये आपको करना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं होता है तो कमेंट करो, मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी ट्राई करो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स 10th नंबर। सो दैट देयर आर 3 रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन दिस 3 इक्वेशन इसमें आर simultaneously true and that the product of this value of lambda is d equal to this determinant। अब ये बोल रहा है फ्रेंड्स लैम्डा के वैल्यू, इस 2-3 इक्वेशन आपके दिए हैं, इसमें से लैम्डा का एक वैल्यू निकलेगा, उस लैम्डा का वैल्यू जो निकलेगा उसका प्रोडक्ट, जो भी लैम्डा का वैल्यू निकलेगा सबका आपस में प्रोडक्ट इक्वल होगा डी के, यानी इस डिटर्मिनेंट के, ये हमें प्रूव करना है। चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 इक्वेशन आपके दिए गए हैं कॉस्ट में, अब चलो सोल्यूशन पे चलते हैं। तो हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिटरमिनेंट में लेते हैं, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको डिटरमिनेंट में लेते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो भी दिया है इसका, तो हम लिखते हैं लेट बी इन डिटरमिनेंट, ठीक है ना, डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लेते हैं इसको, डिटरमिनेंट फॉर फाइंडिंग क्या, लैम्डा। लैम्डा को फाइंड करने के लिए इसको हम डिटरमिनेंट में लेते हैं, तो जो भी कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड के उसको हम लिखते हैं, जिससे पहले इक्वेशन में आपको मिल जाएगा ए माइनस लैम्डा, उसके बाद बी, उसके बाद सी, दूसरे में मिलेगा आपको बी, उसके बाद सी माइनस लैम्डा, उसके बाद ए, थर्ड में मिलेगा आपको सी ए और यहाँ पे बी माइनस लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 0 है, देखो 0, तो इसलिए मैंने 0 लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे अगर निकालने जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा, लैम्डा का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना, लेट ए इक्वल टू 1, ठीक है, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3। अब बोलोगे ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3 आपने लिया क्यों, तो फ्रेंड्स मैंने ये कंटिन्यूस 3 नंबर ले लिए अपने से, क्योंकि हमें ए बी सी 3 ही इसमें दिए गए, देखो ए बी सी, इसलिए मैंने 3 ले लिया अपने मन से कंटिन्यूस। तो आपको भी कोई अपने मन से कोई कंटिन्यूस नंबर ले सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि 1 2 3 लो, तो मैंने 1 2 3 ले लिया। अब चलो 1 2 3 रख देते हैं इसमें, यानी जहाँ ए है वहाँ 1, जहाँ बी है 2 और जहाँ पे सी है वहाँ पे 3। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ये 2 और उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पे 2 3 माइनस लैम्डा 1, उसके बाद जो 3 होगा यहाँ पे 1 होगा, ये 2 माइनस लैम्डा होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, जब इसको सॉल्व करोगे
तो इसका यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा। तो फाइनली देखो क्या एक क्वेश्चन बनेगा, हम बनाते हैं आपके सामने। यहाँ फ्रेंड्स बनेगा माइनस लैम्डा क्यू, जब इसका निकालोगे ठीक है, माइनस लैम्डा क्यू प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर एक्स नहीं ठीक है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा आपके सामने, ये लैम्डा है फ्रेंड्स ठीक है। अब इसको अरेंज करोगे, जहाँ पे माइनस गायब करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो सबका साइन इंटरचेंज हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो लैम्डा क्यूब हो जाएगा ये। और 6 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू 0 ठीक है। यहाँ से कैलकुलेटर से आप लैम्डा का वैल्यू निकालोगे ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन बन गया ये, तो इससे लैम्डा का वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ निकल के आएगा प्लस माइनस √3 और आपका 6 ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे रूट, एक प्लस √3 और एक माइनस √3 और दूसरा 6। तो यहाँ पे देखो 3 रूट आपको निकल के आ गया, लैम्डा का वैल्यू 3 निकल के आ गया। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया कि तीनों का प्रोडक्ट करो, तो तीनों का प्रोडक्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा का जो वैल्यू है उसको प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो एक आपका माइनस में √3 है, दूसरा आपका प्लस में √3 है और तीसरा आपका 6 है ठीक है। तो इस तरह से तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3 आपका बाहर, ये मल्टीप्लाई वन रूट में तो 3 होगा -3, और ये 6 से मल्टीप्लाई 6 18, तो -18 आएगा। अब फ्रेंड्स हम डी का वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखो देखते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल आना चाहिए। तो डी हमारा जो क्या था क्वेश्चन में क्या दिया था, ए बी सी, उसके बाद बी सी ए बी, ए दिया गया था क्वेश्चन में। अब जहाँ जहाँ पे ए बी सी है वहाँ पे वैल्यू रखेंगे ए बी सी का। देखो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3, तो यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे रखेंगे, तो ए बी सी है तो 1 2 3, उसके बाद अब पी सी है तो 2 3 1, उसके बाद जो है ये भी है तो 3 1 2 ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ए बी सी जो वैल्यू है आप 1 2 3 लेना, कैलकुलेशन आपका ईजी होगा और सही भी है ठीक है। दूसरा लोगे तो बहुत लेंथी होगा और होगा भी नहीं, थोड़ा जल्दी। अब फ्रेंड्स जब इसका डिटरमिनेंट आप निकालने जाओगे तो इसका डिटरमिनेंट -18 के इक्वल आएगा ठीक है, इस पूरा का डिटरमिनेंट। तो आप देख सकते हो -18 और प्रोडक्ट आया जो लैम्डा का जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट -18 आया। तो दोनों का जो है LHS RHS आप देख सकते हो दोनों का इक्वल है एंड दोनों बराबर आपस में आ रहा है। इस तरह से ये प्रूफ होता है कि आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू डी ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर है, प्रूफ कर लिया मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स 11 क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, फाइंड देम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे के का वैल्यू हमें निकालना है, किसके लिए, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। नॉन ट्रिवियल क्या होता है, मैंने आपको थ्योरी में बताया था। ट्रिवियल मतलब होता है जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं सबका वैल्यू 0 आ जाए, और नॉन ट्रिवियल मतलब होता है आपका जो जितने भी वेरिएबल हैं उनका वैल्यू 0 ना आए, कुछ वैल्यू है और वो भी डिफरेंट, सेम नहीं आना चाहिए। तो ये मैंने आपको थ्योरी में समझाया था। चलो के का वैल्यू निकालते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। तो फ्रेंड्स ये रहे 3 इक्वेशन। ये फ्रेंड्स आप देख लो, इस इक्वेशन को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए किस टाइप का इक्वेशन है। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि देखो इक्वल के बाद जो है 0 है, 0 कांस्टेंट जो है आपका 0 है, तो इसलिए होमोजेनियस है। सोल्यूशन पे आते हैं। आप ये थ्योरी में जान चुके हो। अब देखो ये दिया है कि नॉन ट्रिवियल है, तो नॉन ट्रिवियल के लिए एक कंडीशन होता है फॉर नॉन ट्रिवियल, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जो डेल्टा होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 हो जाता है ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। अब बोलोगे 0 क्यों होता है, तो फ्रेंड्स 0 अगर नहीं होगा तो इसमें से एक जो है रो कैसे 0 होगा, ठीक है। अगर ये 0 है डिटर्मिनेंट, इसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा जो डिटर्मिनेंट है आपका, देखो कितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ध्यान देखो 1 2 3, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें से एक कोई ना कोई रो 0 होगा, ठीक है, कोई ना कोई एक रो जरूर 0 होगा, तभी तो ये डेल्टा 0 आ रहा है। तो हमें वही चीज़ है, अगर हमें नॉन ट्रिवियल चाहिए तो कम से कम एक रो को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। एक रो को 0 करने के लिए डेल्टा का 0 होना नेसेसरी है। अब फ्रेंड्स आप बोलोगे कि मेरे को समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कोई समझ लो कि मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
अब हमें इसका जो है रैंक निकालना है। तो फ्रेंड्स सपोज करो कि ये वाला पार्ट जो जीरो हो जाता है, एक रो जो है ये जीरो हो जाता है, जैसे कि 1 2 3 और यहाँ पे कुछ और आ गया, मान लो कि 6 2 1 कुछ भी आ गया, ये नीचे वाला पार्ट जीरो हो गया जब रिड्यूस किए तो इसको, ठीक है। तो ये जो तीनों जीरो हो गया, तो यहाँ पे देखो इसका रैंक आ गया 2, ठीक है, क्योंकि ये नॉन जीरो हो गया तो आपका रैंक 2 आ गया, नॉन जीरो आ गया। तब जब आप इसका डेल्टा निकालने जाओगे तो इसका डेल्टा क्या आएगा बताओ, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जीरो। तो इसका मतलब है कि तीसरा रो, अगर प्री ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और उसका तीसरा रो जीरो हो जाए, ठीक है, तीसरा दूसरा या कोई एक रो या कॉलम जीरो हो जाए तो डेल्टा उसका जीरो आएगा। समझ में आ रहा है, इसलिए इसका जीरो आएगा। जब जीरो आएगा तो एक्स वाई जेड का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। अगर ये जीरो नहीं आएगा तो ट्रिवियल हो जाएगा ये, ठीक है, ट्रिवियल हो जाएगा। मैंने थियरी में आपको समझा, चलो ट्रिवियल वाला करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब भी नॉन ट्रिवियल का बात हो समझ लेना कि डेल्टा जीरो हो रहा है, ठीक है। अब चलो हम इसको लिखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्मेट में। तो k-1 जो भी कोफिशिएंट है उसको लिखते हैं k-1 4 k-2 और k+3, और इक्वेशन का k-1 3k+1 और 2k। थर्ड इक्वेशन 2 3k+1 3k-3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डेल्टा जीरो होना नेसेसरी है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसे जीरो करेंगे और तो फ्रेंड्स हमें के का वैल्यू निकालना है, ठीक है, हमें के का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में हमें के का वैल्यू दिया गया है, तो हमें रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन कोई भी एक लगा सकते हैं। ये डिटरमिनेंट फॉर्मेट है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करो और कम से कम इसको जीरो करो, ठीक है, जिससे हमें कम से कम रिड्यूस करना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को जीरो करो जिससे हमें कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। तो हम थोड़ा दिमाग चला रहे हैं। R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 में से R2 को घटा रहे हैं, ठीक है, जिससे देखो कुछ तो होगा जीरो। अब यहाँ पे गए तो यहाँ पे जीरो हो गया, k-3 और 3 - k यहाँ पे आया, उसके बाद k-1 ये एज इट इज़ 3k+1, उसके बाद 2k, नीचे वाला तो एज इट इज़ रहेगा 3k+1, उसके बाद 3k-3, ठीक है, इक्वल टू 0। एक और ऑपरेशन लगाओ जिससे और थोड़ा आसान हो जाए, तो कॉलम 2 में लगाते हैं C2 + C3 करते हैं, ठीक है। तो अब जब करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, k-1 2, ये भी जीरो हो जाएगा अब, और 5k+1 ओके, और 6k-2। अब यहाँ पे 3 - k और ये 2k हो जाएगा और 3k-3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ध्यान से, दो एलिमेंट्स जीरो हो गए, अब तीसरा ही बचा, तो सिर्फ इसी को लेकर कैलकुलेशन कर लेंगे, अब आसान होगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो 3 - k लेते हैं, इसी के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग फ्रेंड्स, तो R1 के अलोंग, रो नंबर 1 के अलोंग, क्योंकि ये दो एलिमेंट जीरो हैं तो आसानी हुई इसके अलोंग चलने में। तो यहाँ पे 3 - k, ठीक है, ये आपका प्लस माइनस प्लस होगा, ये तो 3 - k हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट ऑन और 6k-1 k-1 -5k+1, ठीक है, और इंटू आपको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इससे करो, चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कर दिया, उसके बाद जो है दोनों को आपस में इसको कैलकुलेशन किया तो ये आ गया, ठीक है, और 3k - दिस आया। अब यहाँ से हम आगे फर्दर करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, उसके बाद अरेंज करके, और उसके बाद जो कॉमन लेंगे 6k तो हमारा ये आएगा, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे इसका जो है ये क्या है, a² माइनस a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको k-3 को होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो इस तरह से इसको कर दिए। अब यहाँ पे k का वैल्यू जो आएगा, एक 3 इससे आ जाएगा, और इस 6k -6k इक्वल टू 0 करेंगे तो k इक्वल टू 0, तो 0 3 3 आएगा, यानी k का वैल्यू हमें 3 मिलेगा। तो फ्रेंड्स के का वैल्यू निकल गया, जिसके लिए नॉन ट्रिवियल का मैटर क्रिएट होता है, यानी के का 0 3, ठीक है ना, और 3, यानी घूम फिर के ये दो ही वैल्यू है, ठीक है, दो तो सेम, तो दो वैल्यू के लिए जो है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या फॉलो करता है, आपका फॉलो करता है, ये आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है, यानी उस केस में जो है आपको नॉन जीरो देगा नंबर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि वैल्यू निकालने के बाद जो है फाइंड भी करना है आपको एक्स वाई जेड को,
तो चलो निकालते हैं। तो इस तरह से हम जब लेते हैं व्हेन के इक्वल टू क्या, 0, जब के का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो क्या होता है इक्वेशन, इसको पुट करो किस में, पुट इन गिवन इक्वेशन, पुट इन गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन दिए उसमें रखना है। ये वाला इक्वेशन है, इसमें के का वैल्यू आपको रखने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 इक्वेशन है। तो चलो रखते हैं। तो फ्रेंड्स हम जब रखेंगे तो फ्रेंड जहाँ जहाँ पे के है वहाँ पे 0 रखते हैं तो कुछ इस तरह से ये आता है, 3 इक्वेशन बनते हैं। अब चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले लेते हैं टेक 2, इक्वेशन 2 लेते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस एक्स प्लस वाई है इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, यानी एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई जो है, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें एक्स इक्वल टू वाई मिल गया। इसको हमें पुट कर देते हैं, पुट इन 3, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, जिससे हमें जेड भी मिल जाएगा। तो चलो इसमें पुट करते हैं, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई रखते हैं। तो देखो एक्चुअल में हम क्या रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई करते हैं तो 2y हो जाएगा प्लस, तो वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, ये आपका 3y, और ये माइनस 3z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 3 आपका यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू आपका z हो जाएगा ये, ठीक है। तो y इक्वल टू z, एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तीनों आपके इक्वल आते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 नहीं आया, ये ट्रिवियल नहीं है, ये नॉन ट्रिवियल के केस में ही ऐसा हो सकता है कि ये 0 ना आए, ठीक है। अब देखो दूसरा केस है कि के इक्वल टू अब 3 लो, के इक्वल टू अब 3 लोगे ना, क्योंकि 0 तो लिख चुके हैं। अब एक के इक्वल टू अब 3 लोगे, साफ लिखो इसको, के इक्वल टू 3 जब लेते हैं, वेन के इक्वल टू 3, देन जानते हो क्या होगा, देन द इक्वेशन क्या होगा, द इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिकल, सारा इक्वेशन एक जैसा हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें आप जो है 3 रखो, ठीक है, इस इक्वेशन में 3 रखो, तो ये जो इसी से बना, देखो ध्यान से, आप देखो कैसे सेम हो जाएगा। यहाँ पे 3 रख रहे हैं, 3 में से 1 गया, 2 बचे, अब यहाँ पे 3, तो ये यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और 4 12, 12 में से 2 गया, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे 10 हो जाएगा। और ये आपका के की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 के 6, तो ये 6 हो जाएगा। सेम ए भी रखोगे तो सेम जो ऊपर वाला जो इक्वेशन बना, सेम जो ऊपर वाला नंबर आएगा, सेम वाला भी वही नंबर आएगा, थर्ड वाला भी यही नंबर आएगा। तो ये तीनों इक्वेशन आपस में सेम होंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिकल लिखा, ठीक है। जब वो इक्वेशन क्या होगा, 2x प्लस 10y और प्लस 6z इक्वल टू 0, आपका इक्वेशन बनेगा तीनों का तीनों इस तरह से बनेगा। और इस तरह से क्रिटिकल हो जाता है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू, एक्स का और वाई का दोनों रखना पड़ेगा, तब जाकर जेड का निकलेगा। तो फ्रेंड्स ये तरह से बहुत मुश्किल है, यहाँ पे एक ही होगा। तो रैंक आपका यहाँ पे 1 का केस आ जाता है। तो इस केस में जो है आपको कितने लेने पड़ेंगे पैरामीटर्स, तो बताओ। रैंक जब 1 आएगा, सब देखो तीनों का तीनों आपका क्या है, तीनों का तीनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, एक जैसा है। तो 2 इसमें से कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया तो बचेगा सिर्फ ए ही, बचेगा यही, ठीक है। तो जब ये बचेगा तो रैंक 1 का केस आ गया। नंबर वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, 3 है। तो 3 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 पैरामीटर लेने पड़ेंगे। तो कुछ मत करो, पैरामीटर मत लो, यही रहने दो। यहाँ पे आपको ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने को बोल भी नहीं रहा है, यहीं पे हमारा आंसर समाप्त होता है, ठीक है। बस के का वैल्यू बोला और फिर आंसर फाइंड करने को बोला। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू ऐसे कर सकते हो, ठीक है, एक्स का यहाँ पे निकाल सकते हो। तो 10y प्लस यहाँ पे, और उसके बाद 6 माइनस में इसको ब्रैकेट में कर दो, डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यू जैसे वाई और जेड का वैल्यू चेंज होगा उस तरह से आपका एक्स का वैल्यू आता चला जाएगा, ठीक है। इसी कांस्टेंट, इसी पैरामीटर को रहने दो, वाई को और जेड को। यहाँ पे कुछ भी और भी रख सकते हो, वाई की जगह टी और जेड की जगह सी, कुछ भी रख लो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। और अदरवाइज इसे भी रहने दे सकते हो। तो ये आंसर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस 3 इक्वेशन है कैन बी पोसेस इन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ओनली इफ लैम्डा 1 और लैम्डा इक्वल टू -3 ऑब्टेन द जनरल सोल्यूशन इन ईच केस। यानी फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3, यहाँ पे देख सकते हो 3 इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है।
तो इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको मिल रहा है कब, जब लैम्डा 1 और -3 रख रहे हैं इसकी इस इक्वेशन में, ठीक है। और तो हमें ये दिखाना है, ये हमें दिखाना है, लैम्डा का वैल्यू हमें निकालना है 1 और -3, और जिसके लिए क्या है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, नॉन ट्रिवियल है, ओके। और हर केस में हमें सॉल्यूशन भी निकालने हैं, यानी एक्स वाई जेड निकालने हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं है, x1 x2 और x3 है, तो x1 x2 x3 निकालना है। चलो निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन दिया गया है। तो ये जो फ्रेंड्स होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि कांस्टेंट जो इसका नंबर है वो 0 है। देखो ये जो इस साइड इक्वल के इस साइड चला गया है, जो कि वेरिएबल वाला है, कांस्टेंट वाला नहीं है, तो इसको इस साइड लाएंगे। तो इस साइड जब लाएंगे तो हमारा x1 ऑलरेडी यहाँ पे एक x1 है और इधर पर x1, तो यहाँ पे x1 कॉमन कर लेंगे, 2 माइनस लैम्डा बचेगा, तो इक्वेशन 1 बोलेंगे। सेम दूसरा इक्वेशन लेंगे, यहाँ पे देखो x2 इस साइड है, इस साइड ले आएंगे, और यहाँ पे आपका इधर भी x2 आपका है, तो इसमें कॉमन कर लेंगे, 3 प्लस लैम्डा हो जाएगा इंटू x2। उसके बाद तीसरा इक्वेशन लेंगे और इधर x3 है, इस साइड लेंगे, तो हमारा ये माइनस में x3 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 इक्वेशन हो जाएंगे। अब ये बोल रहा है नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल के केस में डेल्टा 0 होता है, मैंने अभी आपको बताया। डेल्टा 0 होने का कारण यही है कि तीसरा इसका जो है, तीसरा कोई भी रो या कॉलम 0 होता है, ठीक है। 2 ही रो या कॉलम जो है इसके बचे हैं, बचते होते हैं, या 2 नहीं तो 1, ठीक है। कम से कम तो आपके तीसरे वाले 0 होते ही हैं, ठीक है, तभी आप डेल्टा 0 कर सकते हो। अब फ्रेंड्स हमें लैम्डा का वैल्यू चाहिए, इसके लिए हम कम से कम कैलकुलेशन करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, कम से कम हो सके तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को 0 कर डालेंगे अधिकतर, तो जिससे हमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा। तो हम R1 में R+2 को जोड़ते हैं, 1 और 2 को, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। उसके बाद C1 में हम C1 माइनस को C2 घटाते हैं, तो हमारा ये 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये 0 0 0, देखो यहाँ पे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये काट कूट हो गया, तो 0 0 और लैम्डा -1 है, ये 0 है, ये माइनस ये 3 प्लस लैम्डा है, ठीक है, और ये 2 है, ये 1 माइनस लैम्डा है, 2 है माइनस लैम्डा है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसके चलेंगे C1 के लॉन्ग भी चलेंगे, किसी कॉलम R1 के लॉन्ग या C1 के लॉन्ग, तो भी हमें कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लैम्डा 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम C1 के लॉन्ग जा रहे हैं, तो इससे की लॉन्ग कैलकुलेशन करना है, ये दोनों 0 है। तो अब जब हम इसको लिए, तो यहाँ पे ये आपका 0, यहाँ पे इसको कर देंगे, तो कुछ इस तरह से ये बनेगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू निकल के आएगा, लैम्डा इक्वल टू 1 और -3। तो फ्रेंड्स हमें लैम्डा का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस लैम्डा का वैल्यू दोनों का एक एक करके रखना है, और हर केस में हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना। तो एक्स वाई जेड इसमें नहीं है, x1 x2 और x3 है, तो चलो निकालते हैं। तो पहले हम 1 लेते हैं, इक्वल टू 1। फ्रेंड्स जब हम लैम्डा इक्वल टू 1 लेते हैं तो इक्वेशन बिकम आइडेंटिकल, एक जैसा इक्वेशन हो जाता है तीनों का तीनों। वो इक्वेशन होता है x1 - 2 x2 + x3 इक्वल टू 0। ये होता है, क्यों होता है, जिससे हम अब यहाँ पे रखते हैं 1, लैम्डा इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स ये तीनों इक्वेशन एक जैसा हो जाएगा, और होने के कारण, तो फ्रेंड्स जब तीनों एक जैसा हो जाएगा तो यहाँ पे 2 इसमें से रो क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि अगर पहले में से दूसरे को घटा देंगे, ठीक है, तो इस तरह से जो 2 रो यहाँ पे 0 हो जाएंगे। 2 रो 0 होंगे तो सिर्फ एक ही रो बचेगा, इस कारण जो है यहाँ पे देखोगे तो रैंक इसका 1 आएगा, ठीक है। तो रैंक 1 आएगा, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचा, 2 पैरामीटर लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें 2 पैरामीटर लेने पड़ेंगे, नेसेसरी नहीं है, ले भी सकते हो, नहीं तो x1 इक्वल टू डायरेक्ट आप लोग 2x2, और इस साइड जाएगा तो -x3 हो जाएगा, ठीक है। यही आ जाएगा, x2 x3 वैल्यू चेंज करते रहो, x1 का वैल्यू आता रहेगा, ठीक है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस आ गया ये, ठीक है। अब दूसरा हम लिखते हैं लैम्डा का वैल्यू दूसरा। लैम्डा का वैल्यू दूसरा क्या था, जब लैम्डा इक्वल टू -3 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो इक्वेशन आपका गिवन था उसमें हम रखते हैं। गिवन इक्वेशन मतलब ये वाला इक्वेशन जो है, जैसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 रखते हैं। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं 14 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन हम रखते हैं लैम्डा का वैल्यू। तो जैसे ही रखेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह से। तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पे वाला इक्वेशन हम लेंगे, दूसरे वाला इक्वेशन में रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारा कुछ इस तरह से ये बनेगा। इसको अरेंज करेंगे तो x1 इक्वल टू -x3 होगा, इक्वेशन 5 बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको पुट 4 में, अब ये जो x1 इक्वल टू -x3 आया, इसको हम 4th में रख रहे हैं इसमें। तो जब इसमें रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से अरेंज होते हुए यहाँ पे x2 इक्वल टू
2x3 आएगा, ठीक है। इसको 6 इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे अपने से लेट कर लेते x इक्वल टू x3 इक्वल टू टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो तो n आपका कितना है 3, ठीक है। और रैंक अपने का इसमें, क्योंकि इसमें एक रो जो है 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसका रैंक 2 आएगा। तो रैंक फ्रेंड्स कितना है, इसका रैंक 2 है और n 3 है, तो 2 आपका लेस है 3 से। इस जो है यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी एक पैरामीटर हमें लेना है जो कि यहाँ पे t। तो देखो यहाँ पे x3 इक्वल टू टी रखा, तो t को 6 और 5 में रखेंगे इक्वेशन, ठीक है, 6 और 5 नंबर। तो इसमें जैसे रखेंगे तो x1 इक्वल टू माइनस टी और इक्वल टू माइनस 2t। तो इस तरह से वैल्यू निकल गया x1 और x2 का। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 13 नंबर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सेट ऑफ द इक्वेशन में पॉसिबल एंड ट्रिवियल, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन आपको दिए हैं। अब ये बोल रहा है कि आपको लैम्डा का निकालना है, जिससे ये नॉन ट्रिवियल का केस है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल के केस में आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। और ये बोल रहा है फॉर ईच परमिसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा का वो वैल्यू जिससे सोल्यूशन निकले, डिटरमाइन द जनरल सोल्यूशन, तो सोल्यूशन निकाले उसका जनरल सोल्यूशन एक, ठीक है। तो चलो इसको हम करते हैं 13 को। तो फ्रेंड्स ये 13 क्वेश्चन और यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए हैं। तीनों इक्वेशन को 1 2 3 मैंने सपोज कर लिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। अब यहाँ पे नॉन ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल केस दिया है तो ये डेल्टा 0 होगा, तो डेल्टा 0 होगा, यानी ये तीसरा रो तो 0 होगा, ये होगा कोई ना कोई एक रो 0 होगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे, अब इसको हम 0 नहीं कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट होगा, तो हमने क्या किया, यहीं पे एक्सपेंड कर लिया। और यहाँ से हम लैम्डा निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट इसका निकाल रहे हैं फाइनली, ठीक है। तो डिटरमिनेंट यहाँ पे निकालते हुए यहाँ पे आएंगे और इस तरह से ये सॉल्व करते करते आएंगे तो लैम्डा का वैल्यू 1 और -9 निकल के आएगा। तो अब जो है वहाँ पर 1 रखते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या होता है, देखो 1 2 3 जो इक्वेशन हमारा, इसमें हम रखते हैं लैम्डा का वैल्यू, ठीक है, 1। उसके बाद -9 भी ऐसे ही चेक करेंगे, तो पहले 1 देखते हैं। तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो पहला इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसको अरेंज कर दिया, तो इसमें से x3 एक साइड कर दिया और x1 x2 को एक साइड कर दिया, तो इसको इक्वेशन 4 बोल दिया। उसके बाद दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे लैम्डा का वैल्यू, तो कुछ इस तरह से बनेगा। और तीसरा में पुट करेंगे तो इस तरह से बनेगा। यह हमें 6 इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन 6 इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4, 3 इक्वेशन यहाँ पे बन गए। अब फ्रेंड्स हम क्या करें, इन तीनों को सॉल्व करके x1 x2 x3 निकालेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 4 का जो वैल्यू है उसको 5 में रख दिया। तो जैसे ही रखा तो ये इस तरह से 5 इक्वेशन बना। इसको सॉल्व किया अरेंज करते हुए, तो x2 का वैल्यू निकल के आया x2 इक्वल टू माइनस x1 को यहाँ पे के लेट कर लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, इसको देखो, जब ये जो इक्वेशन हमारा बना उसका हम जब निकालने जाएंगे, यहाँ पे रैंक जब निकालने जाएंगे तो इसका रैंक जो है 2 आएगा, ठीक है। ए नॉन जीरो होगा, ए नॉन जीरो होगा कोई, और एक जो है आपका 0 आएगा, ठीक है। तो इसका रैंक 2 होगा, तो रैंक ऑफ मान लो ए आपका 2 है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे रैंक ऑफ ए आपका क्या है, यहाँ पे 2 है। और एन कितना है फ्रेंड्स, एन आपका 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल आपका x1 x2 और x3 है, तो 3 है। तो आपका 2 जो है कम है 3 से, तो यहाँ पे 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी एक पैरामीटर हमें लेना पड़ेगा अपने से। तो यहाँ पे देखो एक पैरामीटर मैंने के ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू के, तो x2 इसमें देखो जो है x2 इक्वल टू माइनस x1 आया, तो यहाँ पे x1 है, उसकी जगह हम के रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 इक्वल टू माइनस के। अब फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, x2 इक्वल टू माइनस x1 को जो कि यहाँ पे आया, इसको हम पुट करते हैं 6 इक्वेशन में। तो जैसे ही पुट करेंगे तो 6 नंबर इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। इसको अरेंज करके सॉल्व करेंगे तो x3 निकल के आएगा। तो x3 इक्वल टू 2x1 होगा, और x1 की जगह के हमने लेट किया तो 2k हो जाएगा ये। तो यहाँ से इस तरह से जो है x3 निकल के आएगा और x2 निकल के आएगा और x1 निकल के आएगा। x1 x2 और x3 निकल के आ गया, जब कब, जब लैम्डा इक्वल टू 1, जब लैम्डा इक्वल टू 1 लिए तो ये हमारा 3 निकल के आएगा। उसी तरह से आपको लैम्डा इक्वल टू -9 लेना है और x1 x2 और x3 निकालने हैं। अपने से कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई ले लेना है पैरामीटर, जिससे मैंने के लिया, वहाँ पे आप t ले सकते हो, ठीक है। तो ये लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए जो है हम बोल रहे हैं कि आप ये निकालो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी निकालो तो कोई बात नहीं है। सेम एज डन फॉर लैम्डा इक्वल टू -1, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सॉल्व द कम्प्लीटली सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन आपको दिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 है और कांस्टेंट आपका 0 दिख रहा है, यानी होमोजेनियस इक्वेशन है। तो होमोजेनियस के केस में आपको इसको सॉल्व करना है।
तो पहले आपको चेक करने होंगे आपको ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल, उसके बाद आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए फर्स्ट करता हूँ, सेकंड आप कर लेना, इजी है। तो चलो फर्स्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये 14 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से दूसरा भी होगा, कर लेना। चलो हम पहला करते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन आपको दिए गए और 4 वेरिएबल भी हैं। तो एन आपका यहाँ पे 4 है, आप यहाँ पे माइंड रखना, ठीक है। अब चलो, तो इसको ये है आपका इक्वेशन फॉर्मेट में, इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में मैंने लिख दिया, तो ऐसे ही लिखाएगा ये। तो इसके बाद मैंने इसको लिया और इसका रैंक लिखाना स्टार्ट किया। ये ए है, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। कोएफिशिएंट और मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कम से कम इसमें से एक रो जो है जीरो कर लेंगे। अगर एक रो हमने जीरो कर लिया तो फ्रेंड्स हम समझ जाएंगे ये नॉन ट्रिवियल का केस है। अगर एक रो इसका जीरो हो गया तो नॉन ट्रिवियल है। अगर एक भी रो इसका जीरो नहीं होता है, सपोज करो एक भी रो इसका जीरो नहीं होता है, तो ये ट्रिवियल का केस है। डायरेक्टली कंफर्म कर लो ट्रिवियल केस है। तो नॉन ट्रिवियल तभी होगा जब एक रो इसका जीरो हो जाएगा। तो एक रो के पीछे पढ़ो आप, कोई भी एक रो को जीरो करने के फिर हम पड़ जाओ। तो हमने R4 में यहाँ पे किया, R4 को हम जीरो करने का पीछे लगे, ठीक है। तो R4 को R1 और R4 से जोड़ दिया, तो कुछ इस तरह से बना। फिर R2 में हमने R1 + 2 R2 को जोड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये बना। उसके बाद देखो, उसके बाद R4 में किया मैंने, 2R2 में से R4 को माइनस किया, तो कुछ इस तरह से आ गया। ये पूरी तरह से R4 जीरो हो गया, देखो ये जीरो हो गया, ठीक है। तो ये जीरो हमें करना था। अब बस हमें एक काम ही करना है, एक बार भैया जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसमें से एक रो हमने जो कर डाला, एक रो उसमें जीरो हमने कर डाला, ठीक है। तो वो समझ लो नॉन ट्रिवियल का केस है। बस याद रखना नंबर ऑफ वेरिएबल जो कि 4 है इसमें, इस केस में, और इसमें आपके 3 इक्वेशन बनेंगे। देखो 1 2 3 बनेंगे, ठीक है। यानी रैंक आपका 3 आएगा। तो रैंक 3 आएगा और वेरिएबल 4 है, तो आपका 3 जो है कम है 4 से। तो ऐसे ही कंडीशन अपेयर करने हैं आपको। मैंने थ्योरी में बताया था आपको कि रैंक जो है जब कम हो जाता है नंबर ऑफ वेरिएबल यानी n से, तो उस केस में नॉन ट्रिवियल का केस होता है, यानी सोल्यूशन होता है, ठीक है। सोल्यूशन तो होता है लेकिन इन्फिनाइट वाला केस हो जाता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। इसमें 2 ही केस होते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन या जीरो सोल्यूशन। ये जीरो मतलब ट्रिवियल वाला केस आ गया कि पूरा का पूरा जितना जो भी वेरिएबल्स है सबका वैल्यू जीरो आएगा, नहीं तो जो भी आपका वेरिएबल है उसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये केस होता है। तो मैं ए माइंड में मान के चल रहा हूँ कि एक कम से मैं जीरो कर दूँ, एक जीरो कर दूंगा तो बाकी चीज़ें समझ लो कि सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने लिया, तो अब कुछ नहीं करना, अब छोड़ दो काम यहीं पे, अब कुछ नहीं करना। अब ये नॉन ट्रिवियल का केस आ गया, यानी सोल्यूशन तो होगा लेकिन इन्फिनाइट वाला होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने R3 को R3 में से यहाँ पे और R1 कर दिया, ठीक है। तो यहीं पे भी जीरो आ गया था, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं पे भी हम कर सकते थे, लेकिन सोल्यूशन आसान हो जाए, ठीक है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा और कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने वही फॉर्मेट दोबारा से लिख दिया अब इसके साथ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब नॉन ट्रिवियल का केस आ गया ना ये। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तो आपका ए है ना, ए है। तो रैंक ऑफ ए आपका क्या है फ्रेंड्स, रैंक ऑफ ए आपका एक जीरो आ गया तो 3 आ गया रैंक। एन कितना है 4, तो आपका 3 < 4 है। तो जब ऐसा केस बनता है तो नॉन ट्रिवियल का केस होता है, ठीक है। और नॉन ट्रिवियल के केस में ये इन्फिनाइट सोल्यूशन, ठीक है, इन्फिनाइट सोल्यूशन हो जाएगा ये, ठीक है। तो इन्फिनाइट सोल्यूशन का केस हो गया ये, इसलिए हम यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाई जेड का वैल्यू जो भी है निकालेंगे, ठीक है। अब बताओ, आप ही खुद बताओ, यहाँ पे 4 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, कभी सोल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा, इन्फिनाइट होगा। तो आप देखो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो से तो सेकंड इक्वेशन, थर्ड रो से थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू यहाँ से हम जो है निकालेंगे और 3 को इस साइड ले जाएंगे, तो इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड होगा, z माइनस 5/3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो 2 आएगा। तो फ्रेंड्स हमारे सामने ये 1 2 3 इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि चौथा तो जीरो है उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई करेंगे, सेट भेजेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे जेड इक्वल टू लैम्डा और डब्ल्यू इक्वल टू म्यू ले लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे अब देखोगे पैरामीटर मैंने लिया लैम्डा और म्यू, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है मैंने 4 आपका जो है वेरिएबल्स है, लेकिन 3 जो है रैंक आ रहा है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही आएगा। तो एक ही आप लेना चाहिए आपको पैरामीटर,
ऐसा आपको मानना चाहिए, ठीक है। तो सही है, एक पैरामीटर लेना चाहिए। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, इसमें से उसमें रखोगे, उसमें से इसमें रखोगे, तो बहुत सारा लेंदी हो जाएगा। तब जाके आप जो है एक पैरामीटर लोगे, तब जाके आप जो है एक पैरामीटर लेते हुए आंसर लाओगे। लेकिन क्वेश्चन जो आपका आंसर दिया है बुक में वो वैसा दिया ही नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर भी वैसा मैच नहीं कर रहा है, तो आपको लेंदी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेंदी जाओगे तो बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा ये, और इस तरह से उसमें उसमें रखोगे, उसमें से उसमें रखोगे, तब जाके ये तीन वेरिएबल का तीनों इक्वेशन सिंप्लीफाई होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एक जो है पैरामीटर्स ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर ले लेता हूँ और यहीं पे काम ख़त्म करता हूँ, लैम्डा और म्यू, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा लैम्डा माइनस 5/3 इंटू म्यू। सेम इसी तरह से हमारा अगला इक्वेशन था, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैंने केस में कर दिया पुट इक्वेशन 2 में। तो जब इक्वेशन 2 में पुट किया तो इक्वेशन 2 कुछ इस तरह से हो गया। उसके बाद सिंपलीफाई जब किया इसको तो y इक्वल टू जेड माइनस 4/3 इंटू डब्लू आया। तो जेड और डब्लू की जगह मैंने कुछ लेट किया था तो उसको रख दिया, जेड की जगह लैम्डा, ठीक है, और डब्लू की जगह म्यू। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, y का वैल्यू निकल गया यहाँ से, ठीक है। जैसे जैसे लैम्डा और म्यू का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे y और x का वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 14 का फर्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स 14 में आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेम थिंग आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं। आप देखिए इसमें भी 4 वेरिएबल्स हैं, तो आपको सेम वैसे ही उसी प्रोसेस को अपना के सॉल्व करने हैं। इसको भी आप लिख लेना, और हो सके अब तो जब क्या करना, आप जब आप उसमें मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो उसको, तो उसमें से एक रो को जीरो करने के पीछे लग जाना। जीरो हो जाए तो समझ लेना नॉन ट्रिवियल का केस है। नॉन ट्रिवियल का केस है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा इनफाइनाइट वाला केस निकलेगा। तो फिर इसे चेक करना कि पैरामीटर कितना लेना चाहिए, 1 या 2। अगर फ्रेंड्स आपका 2 में काम चल जाता है, आपको ज़्यादा सुविधा 2 में है, तो आंसर भी 2 से मैच कर रहा है तो 2 ले लेना। अगर वह 1 से आंसर मैच कर रहा है तो आपको 1 लाने के लिए आपको बहुत सारे मुशक्क़त करने होंगे। उसमें इक्वेशन 1 में से 2 में रखने होंगे, 2 में से 3 में रखने होंगे। इस तरह से 3 वेरिएबल का बनाना होगा तीनों इक्वेशन को, तब जाके आपका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो आप जो है हो सके तो आप 2 ही पैरामीटर लो, ठीक है, और उसे सॉल्व कर लो। तो फ्रेंड्स आप सेकंड क्वेश्चन आप करोगे, नहीं होता है तो कमेंट करोगे। तो मैंने 14 का सेकंड और ये आपका 9th क्वेश्चन छोड़ा हुआ है आप लोगों के लिए, प्लीज़ कीजिए। आप लोग भी कुछ मेहनत कीजिए, जितना आप कीजिएगा आपका माइंड उतना तेज होगा, ठीक है। तो करो, नहीं होता है तो मैं हूँ, कमेंट कर देना, ठीक है, और नहीं तो ईमेल कर देना, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।